नेपाल पिछले 3 दिनों से अस्थिर है। सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन देखते ही देखते व्यवस्था में बदलाव का आंदोलन अब बन गया है। हालत यह है कि पिछली सरकार को बेदखल करने के बाद नई व्यवस्था बनाने की जद्दोजहद जिस तरह चल रही है, जिस जेनजी ने यह आंदोलन किया, उसके अंदर ही नई व्यवस्था को लेकर एक राय नहीं बन पा रही। उधर नेपाल के हालात को लेकर पहले दिन से भारत में राजनीतिक टिप्पणियां भी शुरू हो चुकी हैं। विपक्ष के नेता भारत के हालात की तुलना नेपाल से कर रहे हैं। आज फिर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि भारत में नेपाल से भी खराब हालात है, लेकिन लोकतंत्र और संविधान ही है जो भारत में नेपाल जैसे हालात पैदा नहीं होने दे रहा, वरना भारत में भी आक्रोश बढ़ रहा है। राहुल गांधी ने भी कहा है कि वोट चोरी का मुद्दा आग की तरह फैल रहा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के नेता लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ सिर्फ भ्रम फैलाकर और अविश्वास पैदा करके सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्हीं आरोपों प्रत्यारोपों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नेपाल में क्या हो रहा है उसे लेकर यह रिपोर्ट देखें। भारत का पड़ोसी नेपाल पिछले 4 दिनों से अशांत है। व्यवस्था परिवर्तन की मांग पर नौजवानों के आंदोलन ने पुरानी सत्ता तो उखाड़ फेंकी, लेकिन नई हुकूमत कायम करने में एक राय नहीं बन पा रही है। सेना के सहयोग से आंदोलनकारियों और राजनीतिक नेतृत्व के बीच सहमति की कोशिश हो रही है, लेकिन एक तरफ से पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का समर्थन होता है, तो दूसरी तरफ कुलमान घिसिंग का नाम उछाला जाता है, क्योंकि आंदोलनकारियों को आशंका है कि उनका बलिदान फिर सियासत की साजिश का शिकार न हो जाए। कति रूपमा सुशीला कार्की ज्यूलाई अन्तरिम सरकार बनाउनको निमित्त सिफारिस गरेका छौं। जनभावना जेनजीको भावनामाथि खेल्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो र आज सुशीला कार्की भन्दा अब्बल क्यान्डिडेटहरु हुँदै जिस दिन से नेपाल में युवा पीढ़ी ने बदलाव के लिए हिंसक क्रांति का रास्ता अख्तियार किया, उसी दिन से भारत में सियासी बयानबाजी बेहद हो रही है। भारत में विपक्षी दलों के नेता कभी नेपाल जैसी हिंसा की चेतावनी देते नजर आते हैं, कभी हिंसक क्रांति से बदलाव की आशंका जताते दिखते हैं। ये इतनी मजबूत है कि हमारी डेमोक्रेसी की जड़ कट नहीं पा रही है और संविधान बदल नहीं पा रहे हैं, वरना नेपाल जैसी स्थिति यहाँ भी होती है और चर्चा भी हो रही है कि क्यों नहीं भारत में ऐसा हो रहा। जो बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। दरअसल अब भारत में विपक्षी दलों की ओर से नेपाल की घटना को लेकर चेतावनी वाली राजनीति की जा रही है, क्योंकि नेपाल की सत्ता में बदलाव के लिए जो हिंसक क्रांति हुई है, उसके पीछे कई कारण माने जा रहे हैं। उनमें एक तो नेपाल में भ्रष्टाचार को लेकर बढ़ता असंतोष था। पक्ष विपक्ष के नेता एक दूसरे के भ्रष्टाचार को दबाने की साठगांठ करने लगे थे। दूसरे, नेपाल में बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। तीसरा, अमीर और गरीबों के बीच आर्थिक असमानता से असंतोष बढ़ता ही जा रहा था। यह असंतोष सोशल मीडिया के जरिए और भड़क रहा था, क्योंकि उसमें एक तरफ अभिजात्य वर्ग की कहानियां दिखती थी, दूसरी तरफ आम गरीब नेपाली जनमानस की नाराजगी। ऐसे में जब 4 सितंबर को नेपाल की हुकूमत ने 26 इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया, तो आवाम की आवाज के दमन का आक्रोश आग बनकर धधक गया। नेपाल के आवाम में फैले असंतोष और हुकूमत में घटते भरोसे ने ऐसा विस्फोट किया कि नेपाल 2 दिन तक जलता रहा। अब भारत में विपक्षी दलों का आरोप ऐसे ही आक्रोश को लेकर है, जिसमें वोट चोरी और एसआईआर जैसे मुद्दे को सामने लाया जा रहा है। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है, आग जैसे फैल रहा है। इस तरह का कंफ्यूजन विपक्ष पैदा कर रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। केवल और केवल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करना, ये इन लोगों की आदत और फितरत बन चुकी है। विपक्षी दलों के नेताओं का आरोप है कि नेपाल की तरह ही भारत में बेरोजगारी है, महंगाई है, अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई है। ऐसे में वोट चोरी जैसे मुद्दे को लेकर बढ़ता आक्रोश व्यवस्था परिवर्तन का माहौल बना रहा है। तमाम युवा लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि महंगाई तो वहाँ से ज्यादा है, बेरोजगारी वहाँ से ज्यादा है,
भ्रष्टाचार का आलम तो इतना है कि क्या है, लेकिन जो हमारा संविधान की ताकत है और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसकी ताकत है और जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं, वरना परिस्थितियां कुछ मामले में परिस्थितियां श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल से भी ज्यादा खराब है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात भी पड़ोसी देशों जैसे ही हैं। लेकिन भारत के अंदर सरकारी आंकड़ों में महंगाई दर 1.55% है, बेरोजगारी दर 5.20%, भ्रष्टाचार के मानकों पर भारत 180 देशों में 3 पायदान गिरकर 96वें नंबर पर है और भारत की आबादी के सबसे अमीर 1% लोगों के पास राष्ट्र की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है। टॉप 1% कमाई वालों के पास कुल राष्ट्रीय आय का 23% हिस्सा है, जबकि सबसे निचले 50% लोगों के पास लगभग 13% की घटती हुई हिस्सेदारी है। हालांकि भारत में तेजी से घटती गरीबी और अंत्योदय लक्षित योजनाओं से आखिरी पायदान पर खड़ी जनता तक पहुंचती विकास की किरण तरक्की और समृद्धि की उम्मीद भी जगाती है। आज तक ब्यूरो।